हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस किए थे जो कि हमारे जो एग्जाम आने वाला है सीबीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जितने भी हमारे जो पेपर होंगे जो सिविल इंजीनियरिंग से टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टेप विच इज कॉमनली प्रिफर्ड फॉर द वर्क विच नीड हाइएस्ट प्रिसीजन इन मेजरमेंट ऑफ बेसलाइन इन ट्राइंगुलेशन इज कॉल्ड। कौन सा टेप कहा जाता है? क्या उसे लिनेन टेप कहा जाता है, या मेट्रिक स्टील बोला जाता है, या सिंथेटिक टेप बोला जाता है, या फिर इनबार टेप बोला जाता है? सबसे पहली बात यहाँ पर जो पॉइंट जो देखने वाली बात है या फिर जो सोचने वाली बात ये है कि वो हाई प्रिसीजन बोल रहा है। हाई प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे जो टेप है उनमें इनवार टेप विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर हम इनवार टेप की बात करें, इनवार टेप की अगर हम बात करना चाहें तो ये एक अलॉय है। बेसिकली इनवार जो है वो हमारा एलॉय है, वो किससे मिलके बना है? अगर हम इनवार की बात करते हैं तो ये हमारा स्टील और निकिल से मिलके बना है। स्टील और निकल से मिलके बना है, जिसमें स्टील का अगर परसेंटेज की बात करें तो वो हमारा 64% देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम लेकिन निकल की बात करते हैं, निकल की बात करें तो यहाँ पर वो हमें 36% में देखने को मिलेगा। अगर हम निकल की बात करते हैं तो वो हमें 36% देखने को मिलेगा। तो ये तो इनवार टेप हो गया, इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन देखने को मिलता है, वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन है, दैट्स वाई ये आंसर है हमारा। वहीं पे अगर हम स्टील टेप्स की बात करते हैं, अगर हम स्टील टेप की बात करें तो इनवार टेप के कंपेयर में इसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन चाहे कैसा भी हमारा टाइप का स्टील टेप हो वो हमारा हमेशा क्लॉथ टेप से तो ज्यादा ही एक्यूरेसी शो करेगा। तो क्लॉथ टेप अगर होगा तो उससे तो ज्यादा ही अच्छा हमारा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, चाहे कितना भी पुअर स्टील टेप हो। लेकिन इनवार टेप्स के कंपेयर में इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लॉथ टेप की, तो जो क्लॉथ टेप होते हैं हमारे उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत हमें कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? अगर क्लॉथ टेप की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी हमें कम देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि अगर मॉइस्चर है हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या फिर डैम्पनेस प्रेजेंट है तो वो श्रिंक हो सकता है, या फिर उसमें स्ट्रेचिंग की दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर ट्विस्ट और टैंगल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो अभी यहाँ पर जो हमारा हाई प्रिसीजन की वजह से जो टेप यूज किया जाएगा वो इनवार टेप हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द लिस्टेड टेस्ट ऑफ बिटुमिन बाइंडर। तो बिटुमिन बाइंडर में से जो हमारे टेस्ट गिवन है, आइडेंटिफाई द टेस्ट विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन बाइंडर। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए जो बिटुमिन है हमारा उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते? फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, फिरॉल विस्कोसिटी टेस्ट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो इनमें से कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करेंगे? अब यहाँ पर अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारा फ्लोट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो किस चीज को हम परफॉर्म नहीं करते, कौन सा टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट मेथड है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। जैसे पेनिट्रेशन मेथड हो गया, या फिर फ्यूरॉल मेथड हो गया, विस्कोसिटी मेथड हो गया, ये सब हम है ना कंसिस्टेंसी को पता करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात करें तो बेसिकली सॉफ्टनिंग पॉइंट तो ये यूज करने के लिए किया जाता है कि किस टेम्परेचर पे जो मेरा बिटुमिन है वो सॉफ्ट हो रहा है। लेकिन इससे भी एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं हम कंसिस्टेंसी का। तो ये तीनों टेस्ट से तो हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट है उससे हम नहीं पता करते। अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें तो ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे हमारा बिटुमिन वेपर में कन्वर्ट होना शुरू ही होता है। तो फ्लैश पॉइंट कौन सा होगा? जिसपे वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा फ्लैश पॉइंट हो गया। वहीं पे जिस टेम्परेचर के बाद, जब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जब हम और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जिस लोवेस्ट टेम्परेचर पे मेरा मटेरियल इग्नाइट हो जाता है, मतलब वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उस लोवेस्ट टेम्परेचर को हम फायर पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो अपना हमारा क्या कहते हैं जो बिटुमिन है या जो हमारा मटेरियल है वो स्लोएस्ट टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट की, तो पेनिट्रेशन टेस्ट जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस एपरेटस के थ्रू किया जाता है, और जरा इसका भी बताइए सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो है हमारा वो किस एपरेटस के थ्रू किया जाता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है हमारा वो हमारा ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि किस टेम्परेचर पे जो विटामिन है वो एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग को अटेन कर चुका है। ये हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बताता है। वेल अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो फ्लैश फायर पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ कैप्लान टरबाइन। तो बेसिकली कैप्लान टरबाइन के लिए हमारे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला बोल रहा है कि एन एक्सियल फ्लो टरबाइन है, या फिर हाई हेड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है, या फिर एन आउटवर्ड
फ्लो रिएक्शन टरबाइन है या फिर इम्पल्स इनवर्ड फ्लो टरबाइन है। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर इसको देखा जाए कैपलान टरबाइन, तो यहाँ पर हमारे पास 3 फेमस टरबाइन्स हैं। टरबाइन की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि एक हाई हेड से वाटर आता है और उस वाटर से हमारी टरबाइन रिलीज मूव करती है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी से हमने मैकेनिकल एनर्जी को बनाया। तो ये तो हमारा टरबाइन का काम हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 फेमस टरबाइन है। एक है हमारा पेल्टन टरबाइन, एक हमारा पेल्टन टरबाइन है। अगर हम दूसरे की बात करें, एक हमारा फ्रांसिस टरबाइन देखने को मिलेगा, और एक हम बात करते हैं कैप्लान टरबाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन है, ये हमारा रिएक्शन टरबाइन है, ये मेरा रिएक्शन टरबाइन है। और जो अगर मैं पेल्टन टरबाइन की बात करूं तो ये मेरा इम्पल्स टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्पल्स टरबाइन होती है, यहाँ पर जो हेड है वो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है, यहाँ पर जो हमारा हेड है वो सम के इक्वल होता है, प्रेशर एनर्जी के सम के इक्वल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के सम के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो कैप्लान टरबाइन है, ये मेरी रिएक्शन टरबाइन है। अब यहाँ पर जो हम अगर इसकी बात करी जाए तो ये हमारा लो हेड पे काम करता है। एक तो ये सबसे पहली बात है, लो हेड पे काम करता है। और जो मेरा जो पेल्टन टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर हाई हेड प्रोवाइड करना पड़ता है, हाई हेड प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूँ तो कैप्लान में जो है, ये कैप्लान में जो है, कैप्लान में मुझे हाई डिस्चार्ज देखने को मिलता है, हाई डिस्चार्ज देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो पेल्टन टरबाइन है, यहाँ पर मुझे लो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, हाई हेड है लेकिन डिस्चार्ज मुझे लो देखने को मिलता है। तो कैप्लान की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखो इम्पल्स तो है नहीं, ये रिएक्शन टरबाइन है, तो यहाँ से ये ऑप्शन कट गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो अगर इसकी बात करें तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन टरबाइन है, लेकिन रिएक्शन में भी कौन सा है, ये एक्सिस के थ्रू फ्लो करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सिस के थ्रू फ्लो करता है हमारा कैप्लान में। तो यहाँ पर बेसिकली पहला ऑप्शन अगर हम देखें, पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम फ्रांसिस की बात करते हैं, फ्रांसिस में हमारा कैसे फ्लो करता है, रेडियली फ्लो करता है, रेडियली फ्लो करता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो हमारा ये क्वेश्चन है, जिसमें अगर कैप्लान टरबाइन की बात करें तो यहाँ पर एक्सियल फ्लो टरबाइन देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हाई डिस्चार्ज देखने को मिलता है और लो हेड देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाई हेड की वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ पर लो हेड देखने को मिलता है कैप्लान टरबाइन में। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई टेंसाइल स्टील। तो स्टील मेरी कैसी है, हाई टेंसाइल स्टील कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड डैश परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। अगर मैं बात करूं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हाई टेंसाइल स्टील है, मैं इसकी अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कार्बन कंटेंट है वो मेरा 0.6 से लेके 0.85% के बीच में वेराई करता है। तो ये सब डाटा याद करने वाला है। अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करते हैं, कार्बन कंटेंट की बात करें तो 0.6 से लेके 0.85 के बीच में वेराई करता है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया मेरा और लास्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीज की बात करूँ, अगर मैं मैग्नीज की बात करूँ, जो मैग्नीज है वो मेरा अगर इसकी बात की जाए तो 0.7 से लेके 1% के बीच में वेराई करता है। जो मैंगनीज है जो मेरा, स्पेलिंग गड़बड़ है, स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत है। मैंगनीज जो है बेसिकली अगर इसकी बात करें तो 0.7 से लेके 1 के बीच में वेराई करता है। तो जो मेरा सी ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जो स्टील है मेरा, जो यहाँ से स्टील निकल के आता है, उसमें जो सल्फर है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सल्फर बेसिकली किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर सल्फर की बात करूँ, जो मेरा स्टील है उसमें सल्फर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.05% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ कि फॉस्फोरस मेरा किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर फॉस्फोरस की बात करूँ तो वो भी 0.05% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो ये डाटा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पर्टिकुलर जो पिछले जो अभी अभी मैंने लिखा, कार्बन कंटेंट 0.6 से लेके 0.85 के बीच में होना चाहिए, मैंगनीज 0.7 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, और जो सल्फर और फॉस्फोरस है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है। वहीं पर अगर हम बात करें जो परसेंटेज है हमारा, कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे हम स्टील को भी वेराई करते हैं। एक लो कार्बन स्टील देखने को मिलता है जहाँ पर 0.3 से कम परसेंटेज में मेरा प्रोवाइड है कार्बन,
वहीं से 0.3 से लेके 0.6 के बीच में है तो हाई कार्बन स्टील देखने को मिलता है, हाई स्टील देखने को मिलता है और मीडियम स्टील देखने को मिलता है। ये सब जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a clay layer of 10 meter thick in the field takes 400 days to attain 50% consolidation। 50% कंसोलिडेशन लेने के लिए जो मेरा जो डेप्थ है बेसिकली क्ले का वो 10 मीटर दे रखा है और 400 डेज लगे हैं। अगर कंडीशन मेरी डबल ड्रेनेज हो जाए तो मतलब अगर मेरी सिंगल ड्रेनेज है तो मेरा सिंगल ड्रेनेज में क्या होता है, जो डी है वो एच के इक्वल होता है। लेकिन अगर डबल ड्रेनेज हो गया, डबल ड्रेनेज देखने को मिलता है, तो डी जो है मेरा, जो डी है बेसिकली वो h/2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से वाटर लीक करेगा। इफ सेम लेयर इज अंडरलेन बाय रॉक, तो रॉक के द्वारा मेरा जो सेम लेयर है वो अंडरलेन की गई है, देन द टाइम टेकन बाय टू अटेन 50% कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन अगर सेम है तो टाइम कितना लगेगा इसको आराम से सॉल्व करने में, कितना टाइम सॉल्व करने में लगेगा, कितना टाइम लगेगा बेसिकली मेरा 50% कंसोलिडेशन पे, अगर मैंने हार्ड रॉक लगा दिया है उसके लिए। तो अब मुझे समझना पड़ेगा कि पहले केस में क्ले की लेयर है बस, तो मेरा ये पहला केस क्या हो जाएगा, केस वन मेरा क्या हो जाएगा, केस वन मेरा हो जाएगा डबल ड्रेनेज। पहला केस मेरा क्या हो जाएगा, डबल ड्रेनेज। डबल ड्रेनेज में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, डबल ड्रेनेज हो गया। और डबल ड्रेनेज में मेरे को जो मेरी डेप्थ देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, तो बेसिकली h/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10/2 मतलब 5 मीटर। लेकिन अब मैंने क्या किया, केस टू में क्या किया, मैंने यहाँ पर लगा दिया रॉक, और रॉक लगाने की वजह से मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो एच के बराबर हो जाएगा, डी जो है मेरा एच के बराबर हो जाएगा और वो मेरा हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ से तो हमने ये देखा। अब मुझे एक कुछ डाटा पता है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मुझे ये बताया टीवी इज इक्वल्स टू CVT/D², जहाँ से मेरे को अगर बात करूँ कंसोलिडेशन सेम है, इसका मतलब मेरा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी सेम होगा और जो टीवी की वैल्यू निकल के आएगी वो भी इक्वल होगी, कि टीवी क्या हो जाएगा π/4 U², इसके बराबर मेरा टी की वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो टी इज इक्वल टू D² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब कि T1/T2 इज इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। अगर मैं वन कंडीशन को मैंने डबल ड्रेनेज माना है तो डबल ड्रेनेज में मेरा जो टाइम लगा है वो है 400 डेज, और मेरा D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर, और मेरा सिंगल स्टेज में मेरे को निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है। और मेरा डबल सिंगल स्टेज में मेरा सेकंड स्टेज है उसमें बेसिकली मेरे को सेकंड केस में सिंगल स्टेज देखने को मिला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में मेरा 5 × 5, और यहाँ पर मेरे T2 की वैल्यू आ जाएगी। 5 से एक बार इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 20, 5 से फिर एक बार इसको कैंसिल किया बेसिकली तो ये आ जाएगा मेरा 80, और यहाँ से मेरा निकल के आएगा 1600 डेज। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरा सिंगल अगर ड्रेनेज हो जाएगा तो मेरा नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, वो हो जाएंगे 1600 डेज, विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट है नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रिइंफोर्समेंट। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो वॉल्यूम होता है, जो रिइंफोर्समेंट है उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसमें हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग्स अप टू 0. मीटर स्क्वायर। तो 0.1 मीटर स्क्वायर तक अगर कोई ओपनिंग है तो उसमें भी हम कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो वो बोल रहा है नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली अगर हमारा कोई क्रॉस सेक्शन है जो पाइप्स के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है और जो हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा तो हम कोई भी रिडक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये तीनों ही केस के जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और तीनों स्टेटमेंट को आप अपने नोट्स में रख लीजिएगा। नो डिडक्शन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपनिंग कितनी मीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए कि हम कोई डिडक्शन नहीं करते, इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यू हैव बीन टोल्ड टू चेक द फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट रीजन बिहाइंड मॉनिटरिंग दीज लेवल्स। तो बेसिकली जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें हम कॉलीफॉर्म का जो लेवल है वो पता करते हैं। कॉलीफॉर्म का लेवल इसलिए पता करते हैं क्योंकि जो हमारे वाटर है उसके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। पैथोजेंस ऐसे अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो जो वो वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लायक नहीं है, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। और पैथोजेंस का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम लेवल पे प्रेजेंट होता है, तो उसको मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम इनडायरेक्टली वे में कॉलीफॉर्म के थ्रू पता करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहले स्टेटमेंट कह रहा है दे कैन कॉज डिसीज इन ह्यूमंस। तो जो पैथोजेंस है उनकी वजह से मतलब डिसीजेस कॉज होती है। यहाँ पर बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट की जो पैथोजेंस हैं वो रिलेटिवली स्कार्स होते हैं वाटर में, और उनको डायरेक्टली मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही बात है। वहीं पे अगर बात करें तो वो बोल रहा है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन फीकल कॉलीफॉर्म काउंट एंड द लेवल ऑफ नाइट्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। जो कोरिलेशन है वो फीकल कॉलीफॉर्म और जो हमारे जो वाटर में डिसीज करने वाले जो पैथोजेंस है उनके बीच में होता है। तो जितनी ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा कॉलीफॉर्म्स की प्रोबेबिलिटी होगी। जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है, और डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड। तो बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक हो गया हमारा सिर्फ हेडर। अगर मैं हेडर की बात करूं तो सबसे पहली बात अगर इस तरीके से दिखता है, पहली बात तो ये जो है अगर आगे से हमें इस तरीके से दिख रहा है तो ये हमारा हेडर बॉन्ड है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लेड करती हूँ तो ये मेरा स्ट्रेचर बॉन्ड है। अब जरा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मॉड्यूलर ब्रिक का साइज बताइए और हमारे नॉमिनल ब्रिक का साइज बताइएगा। तो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज बताइए, नॉमिनल ब्रिक का साइज बताइए, हो सके तो फ्रॉक का साइज भी बताइए कॉमेंट सेक्शन में। तो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज, नॉमिनल ब्रिक का साइज, फ्रॉक का साइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, हम अगर ब्रिक्स को ले डाउन कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है और उसे हेडर बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टली ले डाउन कर रहे हैं तो इसे हम स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो हम बनाते हैं वो इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर हम पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वो बोल रहा है कि एवरी कोर्स कंटेन हेडर एंड स्ट्रेचर। तो अगर हर कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर देखने को मिल रहा है तो पहला मतलब क्या है कि एक कोर्स की बात करें हेडर, फिर मेरा स्ट्रेचर, एक हेडर फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर और फिर स्ट्रेचर, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। यहाँ पर हमें स्किल्ड लेबर की नीड होती है, स्किल्ड लेबर की नीड होती है। तो इसका जो एस्थेटिकल व्यू होता है, देखने में जो इसका नजरिया है, ये व्यू एस्थेटिकल बहुत ही मस्त लगता है, देखने में बहुत अच्छा होता है। स्किल्ड लेबर की नीड होती है हमें यहाँ पर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड की, तो वहां पर इंग्लिश बॉन्ड में क्या देखने को मिलता है, पूरा एक कोर्स हमारा हेडर होगा और पूरा एक कोर्स हमारा स्ट्रेचर होगा। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में इंक्लूड किया जाता है। ये हमारा इन कंपेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लेमिश बॉन्ड हमें दो तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर फ्लेमिश बॉन्ड की बात की जाए तो फ्लेमिश बॉन्ड हमारे दो हैं। एक होता है हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और एक होता है हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड नाम से समझ में आ रहा है कि जो फ्रंट व्यू होगा उसका, अगर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो फ्रंट व्यू में पूरा फ्लेमिश बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेकिन बैक साइड से देखोगे तो इंग्लिश बॉन्ड देखने को मिलता है। वहीं पे लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आउटर फेस है, यहाँ पर जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, आउटर फेस हो या फिर इनर फेस हो, दोनों ही तरफ से हमें जो फ्लेमिश बॉन्ड का लुक होता है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ बॉन्ड्स हो गए। अब हम यहाँ पर अगर इसको डिस्कस करना चाहें कि जो हमारा बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश बॉन्ड में अभी हमने देखा कि हेडर होगा, और अगर मेरा स्ट्रेचर यहाँ आ रहा है तो ये जो मेरे को वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक डाउन करना होता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो अब क्या यूज करते हैं इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है हेडर और स्ट्रेचर, इन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए, वरना ये हमारी एक पर्टिकुलर यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे, डिफरेंट यूनिट्स की तरह काम करेंगे। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश बॉन्ड की बात करें, इंग्लिश बॉन्ड का वर्टिकल अलाइनमेंट मुझे ब्रेक डाउन करना है तो वहां पर मैं यूज करती हूँ क्वीन क्लोजर हम यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लेमिश बॉन्ड का, अगर वर्टिकल अलाइनमेंट यूज करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है अगर उसको हमें ब्रेक करना है, इन ऑर्डर टू ब्रेक द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड, हम वहां पर भी क्वीन क्लोजर यूज करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हेडर बॉन्ड है, मेरे हेडर बॉन्ड है, सारे हेडर बॉन्ड है, तो मैं ऑल्टरनेट कोर्स पे क्वार्टर बेट यूज करूंगी, जो बेट है उसका क्वार्टर यूज करूंगी बेसिकली। तो हेडर में क्या करते हैं, हेडर बॉन्ड में क्या करेंगे, हेडर में हम ऑल्टरनेट कोर्स पर, याद रखना है
ऑल्टरनेट कोर्स पर हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट कोर्स पर क्वार्टर बेट, 1/4 ऑफ बेट, क्वार्टर बेट यूज करेंगे। और जो मेरा स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर में क्या करेंगे हम, ऑल्टरनेट कोर्स पर हाफ बेट यूज करते हैं। तो स्ट्रेचर में क्या करेंगे, हाफ बेट को यूज करते हैं। हाफ बेट यूज किया जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट कोर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एवरी कोर्स में हमें स्ट्रेचर और हेडर देखने को मिल रहा है। तो ये फ्लेमिश बॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ऑल्टरनेट कोर्स में देखने को मिलता है, एक कोर्स में हमारा पूरा हेडर हेडर हेडर, एक कोर्स में हमारा पूरा स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, तो वो इंग्लिश बॉन्ड हो जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, इनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हमें स्टेटमेंट बताने हैं बेसिकली कि स्टेटमेंट 1 2 3 हमें दे रखा है। अगर इसमें हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड नहीं करना, हमें पता करना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर हम चलते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टू कॉन्टूर्स लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन क्रॉस ईच अदर इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ओवरहैंगिंग क्लिफ जो है एक्सेप्शन होता है। वैसे कंटूर लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन ओवरहैंगिंग क्लिफ में हमारी कॉन्टूर लाइंस क्रॉस करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट, मुझे फाइंड करना है इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। जनरली द कॉन्टूर लाइन डू नॉट क्रॉस अ वैली और अ रिज लाइन एट राइट एंगल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जो जनरली हमारी जो रिज लाइन होती है, जो वैली लाइन से जब क्रॉस करती है, तो वो मेनली हमारी 90 डिग्री पे ही, 90 डिग्री पे राइट एंगल पे क्रॉस करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 3 को भी देख लेते हैं। वो कह रहा है अ कॉन्टूर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज एट द राइट एंगल टू द लाइन मैक्सिमम स्लोप ऑफ द डेट पॉइंट। बिल्कुल करेक्ट बात है, राइट एंगल पे हमारा मैक्सिमम स्लोप बनता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कॉन्टूर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर कॉन्टूर्स की बात करें तो कॉन्टूर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम। तो चलते हैं शीट की तरफ। तो अब दूसरा कलर ले लेते हैं। तो कॉन्टूर्स की बात करते हैं। कॉन्टूर्स की बात करें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली, जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। इमेजिनरी लाइन वो हमारा कॉन्टूर होता है। कॉन्टूर लाइन की बात करें तो जो वाटर शेड या फिर रिज लाइन होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। वैसे तो कोई भी रिज लाइन, जो कोई भी कॉन्टूर लाइन होती है, वो एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। लेकिन बस ओवर हैंगिंग क्लिफ जो होता है, ओवर हैंगिंग क्लिफ वाला जो कंडीशन है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टूर्स को इंटरपोलेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली जाकर हम उसको मेजर करते हैं। अगर मैं बताऊं कि क्लोजली अगर कॉन्टूर्स की जो लाइंस है वो क्लोजली है, बहुत ही क्लोज अगर कॉन्टूर्स की लाइन है, क्लोज है, इसका मतलब कैसा स्लोप है, मेरा स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा। स्लोप कैसा देखने को मिलेगा, स्टीप। अगर मेरी वाइडली है, वाइड अगर मेरे को उनके बीच में गैप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्लोप देखने को मिलता है, मेरे को जेंटल स्लोप देखने को मिलता है, जेंटल स्लोप। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन सा स्लोप देखने को मिलेगा मुझे, जेंटल स्लोप। वहीं पे अगर इक्वली स्पेस्ड है, जैसे सारे जो है हमारे कॉन्टूर के लाइन, इनमें अगर इक्वली स्पेस है, इक्वल स्पेस देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्लोप। तो ये सब पूछा जाता है कि अगर क्लोजली है कॉन्टूर लाइंस तो स्टीप स्लोप, अगर इक्वली है तो कॉन्टूर स्लोप, सॉरी यूनिफॉर्म स्लोप, और अगर बहुत वाइडली स्पेस्ड है तो जेंटल स्लोप। तो ये सब तो हमारे स्लोप के ऊपर हो गया। अब अगर हम बात करें इनवर्ड, अगर मेरी इनवर्ड जो वैल्यूज हैं, अगर मैं बात करूं जो मेरा अगर इनवर्ड जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब इनवर्ड जो वैल्यू अंदर की तरफ जाने पे वैल्यू मेरी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये मेरा पॉन्ड को शो करता है। अगर अंदर की तरफ जाने में वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो अंदर की तरफ मैंने 100 ले लिया, ये 99, ये 98, अगर मेरे अंदर की तरफ जाने पे वैल्यू इंक्रीज करे, जैसे ये 100 हो गया, ये 101 हो गया, ये 102 हो गया, तो ये मेरा किसको शो करता है, ये हिल्स को शो करता है। तो ये बेसिकली, अगर पेन हैंग कर रहा है थोड़ा, ये मेरा बेसिकली हिल्स को शो करता है, ये मेरा हिल्स को शो करता है। वहीं पे अगर हम वी शेप का अगर बनाते हैं, वी शेप का बना रहे हैं, तो ये किसको शो करता है, वैली को शो करता है। वैसे भी वैली, वी से वैली। और अगर मेरा जो यू शेप में बना रहे हैं, यू शेप में कॉन्टूर्स है, तो ये मेरा किसको शो करता है, रिज को शो करता है, रिज को शो करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो
यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलता है, ये इनसाइड हमारा कॉनकेव है और बाहर से हमारा कॉन्वेक्स है। तो ये आप देख सकते हो इनसाइड कॉनकेव है और बाहर से कॉन्वेक्स है। इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो बेसिकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉन्टूर के बारे में देखा और यहाँ पर जो क्वेश्चन था वहां पे स्टेटमेंट 2 जो है, बेसिकली हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से टिम्बर रूफिंग, पेंटिंग फर्नीचर, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश और पॉइंटिंग, इनमें से कौन सी जो चीज है वो हमारी मीटर स्क्वायर में मेजर नहीं होती है, नॉट मेजर इन मीटर स्क्वायर इन द केस ऑफ टिम्बर रूफिंग, पेंटिंग फर्नीचर, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश और पॉइंटिंग, इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल भी हमारा मीटर स्क्वायर में मेजर नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और किस टॉपिक पे हम और बना सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आरआरबी जेई में भी हम साइंस के ऊपर, जो हमारा साइंस है जहाँ पर हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उस पर भी हम अब लेक्चर्स लेके आने वाले हैं जो पीवाई की और भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टिल keep watching, keep learning. Thank you so much for watching.